तो आज हम फिर से आ चुके हैं एक बारी फिर से अमित खरे के साथ, जिनको आप सब जानते हैं एज़ कार गुरु। और हमने पहले भी इनका एक पॉडकास्ट किया था, वो आपने देखा ही होगा। नहीं देखा है तो नीचे लिंक डाल देंगे, आप देख सकते हैं। इनके चैनल पे भी आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे भी हमने कुछ पॉडकास्ट वगैरह करे हैं। पहले ही मैंने काफ़ी बारी इनके साथ वार्तालाप किया है, डिस्कशन किए हैं, और हमेशा ही कुछ ना कुछ नई चीज़ निकल के आती है, कुछ नई बातें पता चलती हैं। आज जो एक टॉपिक है, वो टॉपिक मैंने इन्हीं के पिछले एक वीडियो से उठाया है। इन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसके ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक नॉलेज बेस्ड जो होती है, काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में भरा था। और वो टॉपिक ये था कि नई गाड़ियाँ या फिर ऑलमोस्ट नई गाड़ियाँ 20%, 30%, 40% तक लोअर प्राइस पर आपको कैसे मिल जाती हैं। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, ये कैसा। अगर आपने मिस कर दिया वीडियो तो पता नहीं आपने मिस कैसे कर दिया। अगर आप ऑटोमोटिव कंटेंट देखते हैं तो मिस नहीं करना चाहिए था। बट अमित जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल। वेलकम याद करने के लिए मुझे। हमें थोड़ा-सा बताइए, जो आपने वो वीडियो करा था, बहुत ही लेंथी वीडियो था, मैंने भी काफ़ी देखा और काफ़ी उस पे अच्छा आपको लोगों ने रिप्लाई किया, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आया। थोड़ा ये बताइए कि कैसे जो आपने बताया कि गाड़ी निकल जाती है शोरूम से बाहर, हाफ रेट पे बिकती है या फिर जो भी डिस्काउंट में बिकती है, थोड़ा-सा बताइए उसके बारे में, और उसके बाद हम बात को आगे लेके कैरी ऑन करेंगे। देखिए मार्केट बहुत अलग ढंग से बिहेव करता है और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो होता है कि कार मैन्युफैक्चर ने कार मैन्युफैक्चर की और फिर डीलर के थ्रू, जिसे हम दुकानदार कहते हैं, उसके थ्रू बेची जाती है मार्केट में। और वहाँ पर बदलाव क्या होता है कि जब कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करती चली जा रही है, कस्टमर की डिमांड उतनी नहीं आ रही, लेकिन स्टॉक इकट्ठा होता जा रहा है। डीलर कहता है मेरे पास ज़्यादा है, तो सेल्समैन, कंपनी का मैनेजर कहता है अरे यार उठाओ, मैं तुम्हारा बिकवाऊंगा, तुम निश्चिंत रहो, उठाओ ताकि तुम्हें बोनस मिल जाए। इस तरह से वो ज़्यादा स्टॉक डीलर के पास कर देता है। एक समय आता है कि उसका स्टॉक यार्ड भर जाता है, अब उसके पास जगह नहीं होती नई कारों को रखने की। अब नई कारें लॉन्च होने वाली होती हैं तो पुरानी कारों को बेचना जरूरी होता है। उस कंडीशन में डीलर कहता है कि अब हम क्या करें। तो वो सेल्स मैनेजर्स ओपन मार्केट में, जहाँ सेकेंड हैंड कारों के डीलर्स होते हैं, उनसे बात करता है, उनसे कहता है ये कारें हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल हैं और इस प्राइस पर हम आपको दे देंगे, जिस प्राइस पर आप सेकेंड हैंड कार बेचते हो उसी प्राइस पर हम आपको ये नई कार दे देंगे। तो डीलर कहता है भाई इससे अच्छी क्या डील मिलेगी। तो बोलता है कि मेरे पास 80 कारें खड़ी हैं, आप एक ऑक्शन लगाओ इनका और हमसे गाड़ियाँ ले लो। तो सेकेंड हैंड कार मार्केट में ऑक्शन बहुत नॉर्मल चीज़ है। वो लोग लगाते हैं और एक साथ 80 गाड़ियाँ उठा लेते हैं, एक साथ 70 गाड़ियाँ उठा लेते हैं और फिर उनको बहुत कम प्राइस पर बेचते हैं। जबकि कंपनी के शोरूम पर उनको बेचना मुश्किल हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर एक लिमिट मौजूद है कि आप इससे कम प्राइस पे बेचेंगे तो कंपनी की गुडविल जा रही है, इसलिए वह सेकेंड हैंड मार्केट को सप्लाई कर देते हैं और सेकेंड हैंड मार्केट उन पर चूँकि कारें चली हुई होती नहीं है तो वो उन्हें बेचता है और ऐसी कारों को एज ए फर्स्ट कस्टमर आप परचेज करते हैं। यानी आप सेकेंड ऑनर नहीं होते फर्स्ट ऑनर ही हैं, लेकिन वो सारा सिस्टम जो कि कंपनी का डीलर करता है उसके बदले वो सेकेंड हैंड मार्केट वाला डीलर वो सारी फॉर्मेलिटी करता है। नतीजा आपको अच्छे प्राइस पर कम कीमत में काफ़ी गाड़ियाँ मिल जाती हैं, लेकिन ये गाड़ियाँ वही होती हैं जो बिक नहीं पा रही होती हैं। लेकिन इस पे अमित जी 2 बातें हैं। एक तो ये, क्या ये उन गाड़ियों में से होती हैं इनमें डिफेक्ट होता है, जैसे हम कहते हैं कि जैसे हम कपड़े लेने आते हैं, जूते लेने आते हैं, तो कई बार फैक्ट्री आउटलेट होता है एक तरीके से, ऐसे किसी शू मैन्युफैक्चर का फैक्ट्री आउटलेट दिल्ली में काफ़ी फेमस चीज़ है। क्या इन गाड़ी में कोई दिक्कत होती है, या फिर ऐसा होता है कि जब ओईएम ने निकाली थी वर्कशॉप से या शोरूम से अपने, तो फाइनल रिपोर्ट ओके नहीं आई थी, कहीं पे कोई स्क्रैच लग गया था या कोई और बात थी? ऐसा तो नहीं है इन गाड़ियों के साथ? और दूसरी बात ये जो आपने बताया 0 मीटर होती हैं गाड़ियाँ, क्या वाकई 0 मीटर होती हैं या 1000-2000 किलोमीटर चली होती हैं? ये भी थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि आपने इस टॉपिक पे काफ़ी रिसर्च किया है, काफ़ी आपने इसमें डीप डाइव करी है। थोड़ा-सा इस बारे में बताइए। एक्चुअली में जो ये गाड़ियाँ हैं ये सेकेंड हैंड गाड़ियाँ नहीं हैं, ओके, स्क्रैचेस भी नहीं हैं। क्योंकि कंपनी जब अपनी फैक्ट्री से गाड़ी निकालती है उस समय वह उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कर लेती है। अगर गाड़ी में कोई डिफेक्ट होता है तो वो फैक्ट्री से ही बाहर नहीं जाती है, ओके। उसे भीतर ही ठीक किया जाता है और ये ठीक करने का प्रोसेस फ्रॉम बिगनिंग स्टार्ट हो जाता है। जब बॉडी बनती है तभी चेक कर लिया जाता है, अगर कुछ डिफेक्ट होता है बॉडी बनने की कंडीशन में ही वापस भेज दिया जाता है और फिर ठीक होके आता है, तभी उसकी बॉडी का काम स्टार्ट होता है। इंजन में भी सिमिलरली गियर बॉक्स, मतलब कार का फैक्ट्री से कभी भी खराब कंडीशन में सेकंड ग्रेड की बाहर नहीं आती है। ओके, ओके। तो मतलब कभी भी गाड़ी खराब तो फैक्ट्री बाहर नहीं भेजेगी। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ट्रांजिट में गाड़ी उतारते समय, ट्रक से अनलोड करते समय किसी और कंडीशन में छोटा मोटा स्क्रैच आ गया, वो अलग बात है। लेकिन अधिकतर गाड़ियाँ जो इस समय सेकेंड हैंड मार्केट में बिक रही हैं, नई गाड़ियाँ, उनमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ऑलमोस्ट 95% कारों में।
ओके वो बिल्कुल नई हैं। 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर जो नॉर्मल टेस्टिंग के किलोमीटर्स ओके, होते हैं ओके, बस उतनी ही चली हुई हैं, या फिर वो गाड़ियाँ जिन्हें शोरूम में लाने के लिए थोड़ा चलाना पड़ता है क्योंकि शहर के भीतर ट्रकों की एंट्री नहीं होती है, नो एंट्री की वजह से, बस केवल उतनी ही चली हैं। कोई भी गाड़ी 400-800 किलोमीटर नहीं चली होती है, सब नॉर्मली 40 से लेकर 100 किलोमीटर के बीच का है। तो इसमें बेनिफिट अगर देखा जाए तो एंड यूज़र का है, एंड कस्टमर का है कि आपको सेम गाड़ी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल जाती है। नई गाड़ी सब बता रहे हैं कि मुश्किल 6 महीने पुरानी गाड़ी होगी शायद, मैन्युफैक्चर ईयर भी सेम ही होगा शायद ज़्यादातर, लेकिन आपको डिस्काउंट उस पे अच्छा मिल जाएगा, एक 2-3 लाख का आपको बेनिफिट उसमें मिल जाता है। तो ऐसी गाड़ियों का पता कैसे करें आप, पहले तो ये बताइए हमारे को, क्योंकि ऐसे ही पता कर पाना, क्या सेकंड हैंड डीलर्स के थ्रू बात करें या फिर क्लासिफाइड ऐड देखें, या फिर यूट्यूब पे काफ़ी लोग जो आजकल वीडियोज़ डालते हैं दिल्ली में खास तौर पे, उनके चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वहाँ देखें। हम ट्रैफिक भेज रहे हैं वहाँ पे, लेकिन ये आपके फ़ायदे की बात बता रहे हैं, इसलिए पूछना भी ज़रूरी है। देखिए ये बात सही है कि हर शहर का अलग है। बड़े शहरों में तो ये ऑक्शन के थ्रू गाड़ियाँ बड़े डीलरों के पास है। ओके, छोटे शहरों में डीलर छोटे होते हैं, वो 1-2 गाड़ियाँ ही अफोर्ड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं खरीद सकते हैं। तो ओके, वो ये बेनिफिट नहीं उठा पाते कि ऑक्शन करके एक साथ 100 करोड़ की गाड़ियाँ उठा ओके, ली, ओके, एक साथ 40 करोड़ की गाड़ियाँ उठा ली, उनके पास ओके। इतना बजट नहीं बजट होता नहीं है। होता तो है। नॉर्मली ये सब बड़े शहरों में मौजूद है। अगर आप पुणे जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे, मुंबई जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, नोएडा, गुड़गांव, ऐसे शहरों में ऐसे डीलर्स हैं जिनके पास गाड़ियाँ मौजूद हैं। ओके, तो अधिकतर बड़े शहरों में, छोटे शहरों में हो सकता है कि कुछ एक शहरों में हमने भी सुना है किसी की गाड़ियाँ मौजूद है, जैसे लखनऊ में, इंदौर में, ऐसे शहरों में भी, हमने जयपुर में भी जाना है, कुछ एक गाड़ियाँ मौजूद है। तो ऐसे शहरों में, अहमदाबाद, ये है जहाँ पर गाड़ियाँ हैं, लेकिन उनके पास 20-30 ही गाड़ियाँ हैं। लिमिटेड बड़े स्टॉक। शहरों में 100-100, 200-200, 400-400 गाड़ियाँ तक की मेरे पास खबर है कि ऐसी भी हैं। लेकिन इसके लिए फाइंड आपको गूगल पे सर्च कीजिए, सेकंड जिसे क्लासिफाइड कहते हैं उसको भी देखते रहिए, और आपके शहर के जो ऑटो का काम करने वाले यूट्यूबर्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। आपको कम से कम गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी, कहाँ नॉलेज पर पता मौजूद रहेगा है, आपको। कहाँ पर मिल जाएगी। और बाकी अगर आपको एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी है तो आशीष जी मौजूद है, उनके चैनल को देख लीजिए। थोड़ा बहुत जगह मौका मिल जाए तो मुझे भी देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, ये इन्फॉर्मेशन आप उनसे ले सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि स्टॉक कहाँ पर मौजूद है। और हाँ, बार्गेन करना हमेशा फ़ायदे का सौदा रहता है, और इसी से एक्चुअल में आप बचत कर पाते हैं। मुझे एक और बात बताइए, जैसे वारंटीज़ की अगर हम बात करें, जैसे गाड़ियाँ हैं, इन पे वारंटी तो वॉइड नहीं होगी किसी भी गाड़ी पे, बिल्कुल वैसे ही मिलेगी जैसे मैन्युफैक्चर के पास थी, अनलिमिटेड वारंटी, या फिर जैसे हम कहते हैं कि मेंटेनेंस शेड्यूल वगैरह अगर मेंटेन करेंगे तो उसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है। नहीं, इन गाड़ियों में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ियाँ अच्छी कंडीशन में हैं, वेल मेंटेन्ड गाड़ियाँ हैं, बिल्कुल नई गाड़ियाँ हैं, फैक्ट्री की गाड़ियाँ हैं, कोई डुप्लीकेट गाड़ियाँ नहीं हैं। तो इनमें ना तो वारंटी को लेके कोई दिक्कत नहीं है, जैसी आप कार खरीदते हैं उसी दिन से आपकी वारंटी स्टार्ट हो जाती है, इनवॉइसिंग होते हुए। इंश्योरेंस भी आप अपनी पसंद का ले पाते हैं, कोई फोर्स नहीं करता है कि आपको कहाँ जहाँ से सस्ता मिले आप इंश्योरेंस ले लीजिए, तो आपकी वहाँ भी थोड़ी बचत हो जाती है। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है, नॉर्मली कार मैन्युफैक्चर का डीलर उठाता है। यहाँ पे सेकेंड हैंड मार्केट के पास भी एजेंट्स होते हैं जो उनकी कारों का करते हैं, वही लोग न्यू कार का भी रजिस्ट्रेशन आपके नाम पे करा देते हैं एज ए फर्स्ट ऑनर। और ये सारे तीनों काम जो है वो ओरिजिनली होते हैं, ये डुप्लीकेट नहीं होते हैं। ओके, हाँ, ओके, अधिकतर जगह मैंने यही देखा है। बाकी किसी के यहाँ कुछ गलत हुआ हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अधिकतर जगह ये सही होता है। बस एक ही सलाह है, गाड़ी जब भी आप लेने जाएँ तो बिल्कुल ये ना लालच में आ जाएं कि भाई हमें 3 लाख रुपए सस्ती मिल रही है, ओके, तो आप बगैर देखे फटाफट लेके चले आएँ। ऐसा नहीं करें, उसको चेक कराएं, पीडीआई करें, अगर आप खुद कर सकते हैं करें, या किसी प्रोफेशनल से पीडीआई करा लें, और फिर सब चेक कर लें, निश्चिंत हो जाएं, उसके बाद ही गाड़ी को अपने घर लेकर आएँ। इस बात पे जरूर गौर कीजिएगा। बाकी मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई दिक्कत है इसमें। अभी तक कोई ऐसा फीडबैक आया नहीं है मार्केट से, मेजर इशू है नहीं, कुछ ऐसा, कोई वारंटी दिक्कत और नहीं? इनको लेके कोई शिकायत वाली बात है ही नहीं। वैसे ही सारी सर्विसेज वगैरह सब मिलती हैं, क्योंकि गाड़ी तो कंपनी ने ही मैन्युफैक्चर की है, जिसको सर्विस देनी है। ठीक है। तो इसके साथ साथ अभी जो एक और हॉट टॉपिक चल रहा है, जो बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे छाया हुआ है, इनफैक्ट अब लोग पिटिशन भी साइन करना चाह रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है पिटिशन साइन करने की, वो इस टाइम पे एक बर्निंग हॉट टॉपिक चल रहा है E20 फ्यूल का। E20 जो ब्लेंडिंग है, एथेनॉल की जो ब्लेंडिंग हो रही है, वो 20% तक कर दिया सरकार ने कई जगहों पे, कई शहरों में। और काफ़ी लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारी गाड़ियों से माइलेज नहीं मिल रही है, माइलेज हमारी ड्रॉप हो गई है। कुछ मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से भी क्लेम आ रहे हैं कि हमारी गाड़ियाँ जो E20 कंप्लाइंट नहीं है, उनका लाइफ जो होता है, एक लाइफ साइकिल होता है, उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। पार्ट्स के ऊपर जो है ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो पार्ट्स घिस रहे हैं, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी ऊपर जा सकती है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या सरकार को ये करना चाहिए था? E27 की बातें हो रही हैं कि 1-1.5 साल में वो भी शायद आने लगेगा। वाकई क्या ये सारे जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, या आपको लग रहा है कि कुछ लोगों ने या फिर किसी एक लॉबी ने
ये ऐसा कर दिया है, या फिर हो सकता है सरकार चाह रही हो कि हम सब लोग ईवीज़ पे शिफ्ट हो जाए, तो इसलिए वो हमारे को ऐसे पुश कर रही है कि आप अपने पेट्रोल जो भी डाल रहे हैं उससे माइलेज कम हो जाए, ताकि आप सब छोड़ छाड़ के 5-10 साल के बाद ईवीज़ में आ जाएँ। इसके बारे में आपका क्या सोचना है? क्या आपका इसके बारे में जो अब तक आपने देखा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जब मैंने सोशल मीडिया पे यूट्यूब पर पहला वीडियो डाला था ये इस टॉपिक को लेकर, उसके बाद लोगों को समझ में आया, लोगों ने कंप्लेंट्स की कि हाँ उनको भी ये सारी दिक्कतें हैं, और उसके बाद सारे टीवी चैनलों ने वही कवर की। कुछ में मेरे इंटरव्यूज़ लिए गए, कुछ में अखबार वालों ने मेरे इंटरव्यूज़ लिए। उससे उनको भी पता चला कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा बड़ी है। बिल्कुल। और आज तक मैं कम से कम 8 से 10 टीवी चैनल और 10 से 15 अखबार वालों को दे चुका हूँ, क्योंकि सबसे पहले ये मैटर मैंने ही उठाया था, जो एक्चुअल हाईलाइट हो पाया। हो सकता है कुछ लोगों ने अपने कंप्लेंट्स की हों, लेकिन हाईलाइट होने वाला वीडियो मेरा था, जिसके बाद ये बातें शुरू हुई। और उससे ये पता चल गया कि कंपनी चाहती हैं कि उनके कस्टमर परेशान ना हो, लेकिन गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कस्टमर परेशान हो रहा है या नहीं हो रहा। उसको अपने टारगेट से मतलब है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा एथेनॉल ब्लेंड कर सकें। अब कस्टमर्स को जब ये पता चला धीरे धीरे कि उनकी गाड़ियों में दिक्कतें आ रही हैं, तो उन्होंने पता करने की कोशिश की कि उनकी ये दिक्कतें हैं क्या, एवरेज क्यों कम होने लगा अचानक, एवरेज के साथ साथ क्यों गाड़ी में आवाज़ ज़्यादा आने लगी है, वाइब्रेशन ज़्यादा आने लगी हैं, क्यों उनके फ्यूल पंप जल्दी जल्दी ख़राब हो रहे हैं, क्यों इंजेक्टर क्लीन करना पड़ रहा है, थ्रोटल बॉडी में क्यों दिक्कत आ रही है। ये बातें जब उनको पता चली, तब उन्हें लगा फ्यूल पर डाउट किया, और उन्होंने कंप्लेंट्स जो ऑटो एक्सपर्ट्स थे सबको भेजनी शुरू की। मेरे पास चूँकि ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं, वजह ये कि मैं लाइव सेशन करता हूँ, क्वेश्चन आंसर ज़्यादा करता हूँ, तो मेरे पास हर हफ्ते ऑलमोस्ट करीबन 20,000 सवाल आते हैं, जो बहुत बड़ी गिनती है। पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतने सवाल किसी के पास नहीं आते हैं, और आंसर करना बहुत मुश्किल है। हाँ, आंसर करना तो डेफिनेटली मुश्किल है। तो 20,000 सवालों से मुझे पता चल गया कि ये खेल है। फिर उसके बाद मैंने रिसर्च करनी शुरू की, लोगों से मिला, पेट्रोल पंपों से मिला, उनसे बात की, रिफाइनरीज को लिखा, उनसे बात की, और फ्यूल के बारे में, और जो पहले हम वीडियो बना चुके थे एथेनॉल के ऊपर उसको देखा, उसके कमेंट पढ़े। तब ये पता चला कि ये खेल बहुत बड़ा हो गया है, और कस्टमर्स ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, स्पेशली 2 व्हीलर्स वाले। उनको दिक्कतें ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि उनके पास सिंगल कंबशन होता है, एक ही चैम्बर होता है जिसमें कि फ्यूल बर्न होता है, जबकि कार में 3 सिलेंडर या 4 सिलेंडर, तो 4 कंबशन चैम्बर हो जाते हैं, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम उतनी नहीं आती है। दूसरा, कार काफ़ी हैविली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट है बाइक के मुकाबले। बाइक थोड़ा रफ इंजीनियरिंग से भी काम चल जाता है, कार में ऐसा नहीं है। तो ये दिक्कतें शुरुआत से ही जाती हैं। अगर हम ध्यान से समझें तो जब फ्यूल भराते हैं तो टैंक में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहाँ 20% एथेनॉल का मतलब 20% हाई एवेपोरेट होने वाला फ्यूल है, जो चूँकि पानी भी ज़्यादा तेज़ी से सोखता है, तो वो भी एक रिस्की। ज़्यादा समय तक आप कार में अगर पेट्रोल रखते हैं तो वो डिग्रेड होता है, लेकिन जब एथेनॉल वाला ज़्यादा रखते हैं तो वो और ज़्यादा डिग्रेड होता है। ये बड़ा चैलेंज। फिर उसके बाद एक जो पंप होता है, जो पंप टैंक से फ्यूल भेजता है, इसे हम कहते हैं लो प्रेशर पंप। उस पंप में भी प्लास्टिक और रबर पार्ट्स होते हैं जो एथेनॉल से खराब होते हैं। फिर लाइनिंग आ गई, जिसके थ्रू वह इंजन तक, चैम्बर तक जा रहा है, वो खराब हो रही है। फिर उसके बाद पहुंच रहा है वो हाई प्रेशर पंप पे, जो कि कॉमन रेल के थ्रू फ्यूल इंजेक्ट कर रहा है। तो हाई प्रेशर पंप में भी रबर पार्ट्स हैं, प्लास्टिक पार्ट्स हैं, वो भी खराब हो रहे हैं। फिर इंजेक्टर में तो होते ही हैं रबर प्लास्टिक पार्ट्स, उनकी गास्केट, वो सब जल्दी जल्दी खराब हो रही है। सिमिलरली कॉमन रेल में भी भले वो एक मेटल की बनी है, लेकिन उसके भीतर की लाइनिंग है, गास्केट सब में है, वो सब जल्दी जल्दी खराब हो रहे हैं। इवन अभी हाल में जब हमने ये कंप्लेंट की, तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एक ट्विटर पे के ऊपर एक बड़ा सा लेख दे दिया कि ये चीज़ें हैं, हमें बढ़ा चढ़ा के बताई जा रही हैं, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन उन्होंने नीचे एक कॉलम में लिखा, हाँ दिक्कत आ रही है, 20,000 किलोमीटर पर आपको ये रबर प्लास्टिक के पार्ट्स बदलने पड़ेंगे। लेकिन 20,000 किलोमीटर का मतलब होता है 10,000 किलोमीटर सर्विस होती है, यानी एक सर्विस के बाद दूसरे सर्विस पर भी कस्टमर का बड़ा खर्च आने वाला है, जिसके बारे में उन्होंने बात नहीं की। रबर पार्ट सस्ते हैं, गास्केट सस्ती हैं, लेकिन उनको बदलवाने का खर्च बहुत महंगा है। अगर 4,000 रुपये की गास्केट है तो उसे बदलवाने का खर्च 7 से 8,000 रुपये है। पूरा इंजन खुल रहा है, कोई कस्टमर नहीं चाहता है कि उसकी गाड़ी का इंजन खुले, लेकिन खुल रहा है इस कंडीशन में। ये एक बड़ी समस्या है। तो इस समस्या से, इस प्रॉब्लम से हम लोग क्या ऑप्शंस हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या इसमें 95 रॉन वाला अगर पेट्रोल भराएंगे तो चल जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं एडिटिव्स में लाएंगे तो उससे फ़र्क पड़ेगा, जैसे कि
आजकल काफ़ी डीलरशिप्स बेच रही हैं, फ्यूल पंप्स काफ़ी सारे एडिटिव्स भी बेच रहे हैं, 10 रुपये का कोई पैकेज बेचता है, कोई 50 रुपये का बेचता है। इन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा। या फिर आपको मेंटेनेंस शेड्यूल अपना गाड़ी का डिकार्बोनाइजेशन जिसे कहते हैं वो थोड़ा आगे कर देना चाहिए। काफ़ी लोग कहते थे पहले 40-30 किलोमीटर की बात करो, क्या उसे जल्दी करना चाहिए? क्या कोई तरीका है लाइफ की जो इंजन की लाइफ है उससे एक्सटेंड करने का? एक्चुअली में नहीं है। ओके, दुख की बात यही है, कोई इसका तरीका ही नहीं है इसको ठीक करने का। ये 20,000 किलोमीटर जो कि खुद गवर्नमेंट कबूल रही है, उतने पर आपको ये सारे पार्ट्स चेंज करने पड़ेंगे। कोई ऑप्शन बचा नहीं है। आप एडिटिव खरीदेंगे वो भी आपको सेफ नहीं कर सकता, क्योंकि वो एथेनॉल थोड़ी निकाल देगा पेट्रोल के भीतर से। ओके, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व तब भी नहीं होने वाली। अगर आप उसमें लुब्रिकेशन मिला देते हैं तो चैम्बर में प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके। वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा, कूलेंट का कंजप्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से और जल्दी इंजन खराब होगा। ओके, ओके, कोई एडिटिव इसका इलाज नहीं है। ओके, हाँ, कोई डिकार्बनाइजेशन भी इसका इलाज नहीं, क्योंकि ये जिन हिस्सों में हो रहा है उन हिस्सों तक पहुंची किसी और चीज़ की नहीं है सिवाय फ्यूल के। ओके, तो आप कोई भी क्लीनर कुछ भी मिला लें, वो कहीं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। इसकी इलाज केवल और केवल एक्स्ट्रा मेंटेनेंस खर्च ही है। तो ये करना पड़ रहा है। वैसे गवर्नमेंट ने जहाँ से ये चीज़ें उठाई हैं, जहाँ से उसने ये एग्जाम्पल लिया है कि ऐसा करने से हम अपना फ्यूल बिल बचा लेंगे, वो है ब्राज़ील। ओके, लेकिन ब्राज़ील में क्या है, वहाँ ऑप्शन है ओके, कि आप चाहें तो 0E फ्यूल ले सकते हैं, E5, E10, E20, E85 या E100 फ्यूल ले सकते हैं। ओके, वैसा ऑप्शन इंडिया में नहीं है। इंडिया में आपको ज़बरदस्ती E20 ही लेना पड़ेगा या फिर आप भूल जाइए। और जितने भी पावर पेट्रोल हैं, जिन्हें हम मतलब पावर पेट्रोल या स्पीड पेट्रोल इस तरह से नाम से जानते हैं, इन सब में भी एथनॉल मिक्स है। ओके, इवन 95 ऑक्टेन और 100 ऑक्टेन है, उनमें भी एथनॉल की ब्लेंडिंग स्टार्ट हो चुकी है। ओके, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हर रिफाइनरी अलग अलग तरह की ब्लेंडिंग कर रही है। जैसे हमारी जो ये बेल्ट है, शुगर केन बेल्ट, जिसमें पानीपत रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी या इधर महाराष्ट्र की रिफाइनरीज, ये सब लोग ज़्यादा एथनॉल मिक्स कर रहे हैं गुवाहाटी की रिफाइनरी के मुकाबले, क्योंकि वहाँ पे एथनॉल उतना सप्लाई नहीं हो पा रहा है। ओके, तो ये भी एक बड़ा चेंज है कि पूरे इंडिया में एक जैसा मेथड अभी भी नहीं है। अगर हम पेट्रोल पंप जाते हैं और वहाँ पे भरवाने से पहले पूछते हैं कि क्या कम E10 वाला कोई या E10 का ऑप्शन है, तो क्या ये पॉसिबल है या वो भी पॉसिबल अभी इस वक्त नहीं है? गवर्नमेंट ने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। उसका रीज़न है, इंडिया में जब भी कोई पंप लगवाता है तो वह ज़मीन के नीचे टैंक बनवाता है। ओके, और वो गिने चुने 3 टैंक होते हैं अधिकतर जगहों पे। कुछ जगह पे तो केवल 2 ही टैंक होते थे। उनमें क्या था, एक डीजल भरा जाता था एक में, और एक में पेट्रोल भरा जाता था। अब कुछ ने सुपर पावर इस तरह से 2-3 टैंक बना लिए, लेकिन अलग अलग एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए अलग अलग टैंकों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कोई भी पेट्रोल पंप नहीं करना चाहता, क्योंकि ज़मीन के भीतर खोद कर टैंक लगवाना एक बड़ा टास्क है। इसलिए वो भी मना कर रहे हैं कि कोई ये काम ना करे। ओके, इन्वेस्टमेंट की वजह से भी, इसलिए इसमें एक और प्रॉब्लम है। तो बेसिकली आपकी गाड़ी की जो लाइफ साइकिल है उसे आप एक तरीके से देखें तो कम हो रही है, वो आपकी जो इंजन पार्ट्स हैं उनकी लाइफ कम हो रही है और ख़र्चा आपका बढ़ने वाला है। बेसिकली गवर्नमेंट तो अपना खर्चा बचा रही है, लेकिन जो कस्टमर है उनका खर्चा बढ़ रहा है। और मैन्युफैक्चरर्स भी इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि लिमिटेशंस हैं। गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने में डर लगता है हर एक को। और दूसरी बात है, अगर पार्ट्स आपके रिप्लेस होंगे तो उनको भी फ़ायदा है, क्योंकि आप जाएंगे तो उन्हीं के पास बार बार रिप्लेसमेंट के लिए। तो एक तरीके से देखा है तो उनको भी फ़ायदा है, क्योंकि लाइफ साइकिल जो है, जो एक लाइफ जिसे हम कहते हैं, पार्ट्स एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है कि इंग्लिश का टर्म है इसके लिए, बट वो चीज़ जब कम हो जाती है तो इसका मतलब कि आपको बार बार रिप्लेस करनी पड़ेगी उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए। तो एनीवेज गाइस, ये था आज का हमारा एक और पॉडकास्ट अमित खरे जी के साथ। बहुत अच्छा लगा इनके साथ यहाँ पे वक्त निकाल के। और अगर आपको हमारे और भी पॉडकास्ट देखने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अमित सर के चैनल के लिंक भी नीचे डाल देंगे। वैसे आपने इनका चैनल ज़रूर देखा होगा कभी ना कभी। अगर आप पिछले 5-10 सालों में गाड़ी देने की सोच रहे थे या सोचा है, या किसी रिश्तेदार को भी एडवाइस देने की सोच रहे हैं, तो इनका चैनल आपने ज़रूर देखा होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि मिस हो गया हो। तो उस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब करें, लिंक नीचे डाल देंगे। एंड वंस अगेन अमित सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर शेयरिंग। मुझे याद करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर। मुझे भी अच्छा लगता है आपसे बात कर कर, क्योंकि आप एक केवल दोस्त ही नहीं हैं, ऑटो के भी बहुत बड़े जानकार हैं। तो अच्छा लगता है आपसे बात कर कर। थैंक यू अमित जी, थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज़ डोंट लीव without subscribing to his channel.